आपका इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है। और मैं आज कक्षा 8 के बच्चों के लिए विक्रमशिला पाठ 12 चैप्टर के बारे में अध्ययन कराने के लिए कोशिश करूंगा। विक्रमशिला यह एक विश्वविद्यालय था प्राचीन काल का, अपने भारत देश का, अपने बिहार की भूमि का, जिसके बारे में मैं जिक्र करना जा रहा हूँ। यह निबंध लिखी गई है वर्ग के बच्चों को जानने के लिए, और यह निबंध विक्रमशिला पर लिखी गई है। यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया है। यह तस्वीर भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की है, आप देखिए। और निबंध में लेखक ने कितनी सहजता से कितना सुंदर चित्रण किया है कि मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विक्रमशिला की ही जुबानी में लेखक ने लिखा है, मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। विक्रमशिला के बारे में लेखक ने लिखा है, और हमारा इतिहास इतना गौरवान्वित रहा है कि आज का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी उसके आगे में पीछे है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा अधिक उन्नत नहीं है जितना उन्नत और महत्वपूर्ण हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी रहा। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपशंकर सरीखे विद्वान हुए। दोस्तों, ये अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए, जिनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया सकता है। खगोल विद्या के क्षेत्र में आप जानते हैं आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, शून्य की खोज की, और इसी शून्य के कारण से आज विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान इतना तकनीक कर पाया है। जबकि अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। लामा संप्रदाय की शुरुआत दोस्तों किसने की? तो अतीश दीपंकर ने। अतीश दीपंकर ने लामा संप्रदाय की व्यवस्था की, शुरुआत की। आधुनिक भागलपुर, यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर जिले में है, जो अति प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है। उस समय में महाजनपद कहा जाता था, और वह कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य इसका आविर्भाव हुआ था। और ये पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा, पाल वंश के प्रतापी राजा 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने इसका संरक्षण प्राप्त किया था। इन्हीं के संरक्षण में इसका विकास हुआ था, आविर्भाव हुआ था। धीरे धीरे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संज्ञा से संबोधित हुए, यानी कि विक्रमपूर्ण आचरण के कारण विक्रमशिला। किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण इस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला पड़ा। बच्चों, मेरे प्रांगण में लिख रहा है यूनिवर्सिटी के बारे में लेखक कि इस प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। 6 महाविद्यालय, याद रखने वाली बात है। और जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पा सकते थे। यानी कि द्वारपाल परीक्षा लेते थे, एक तरह का मौखिक परीक्षा, उसमें उत्तीर्ण होने वाले बच्चे प्रवेश पा सकते थे। सोचिए द्वार पंडित कितने विद्वान होते थे।
द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में ये विक्रमशिला की गौरव गाथा है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? तो हरिभद्र साहब। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया है। यानी हरिभद्र को शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, इसलिए कभी कभी इनको शांति भद्र भी कहा जाता है, हरिभद्र साहब को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास एक समृद्धशाली पुस्तकालय भी था। तंत्र विद्या और तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टसाहस्रिका प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार हो गई थी। मतलब ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने बारे में जिक्र कर रहा है। इस तरह से ये आत्मकथा लिखी गई है। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहरों में शामिल है। सोचिए, अपने बिहार राज्य की कितनी गौरव गाथा है कि यहाँ की पांडुलिपि जो है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। दानशील धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे, जिनमें पारंगत होना मेरे उद्देश्यों में शामिल था। यानी कि विक्रमशिला के उद्देश्यों में शामिल था पारंगत होना। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है, जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। यानी कि विक्रमशिला की गरिमा की चरम परिणति है। 10वीं-11वीं सदी तक ये विक्रमशिला पूर्व एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। भारत पूर्व एशिया के अंदर में आता है, जापान भी आता है, चाइना भी आता है। दोस्तों, सम्यक ज्ञान दान परंपरा में मेरा यानी कि विक्रमशिला का कोई टक्कर का नहीं था। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा व शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे। यानी कि ऐसा नहीं कि गार्जियन भेजते थे, बच्चे डिवोटेड होना चाहिए था और विद्यार्थी नियमित उच्च शिक्षा प्राप्त करें यहाँ पूरे सत्र में रह करके। ऐसा नहीं कि हम डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसमें एजुकेशन कैसा प्राप्त होगा। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को, जो भी नया आगंतुक विद्यार्थी होता था दोस्तों, उस विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था, भिक्षण कार्य करना पड़ता था। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म पूरे देश में चरम सीमा पर था, तो बौद्ध धर्म में भिक्षुक बनना शिष्य परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, ताकि वे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उच्च आदर्शों पर खरे उतर सके। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का छात्र होना ही अपने आप में एक गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही हकदार हो जाते थे। उन्हें मान सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी। राज दरबारों में यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। कितनी गौरव की बात है हमारे बिहार की। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था, इतने विषय में तंत्र विद्या तो होता ही था, इसके अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। कोई पियून यून की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आचार्य की बात हो रही है दोस्तों। अध्यापन का माध्यम भी संस्कृत भाषा थी, जिसे हम देव भाषा के रूप में जानते हैं, जो बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, कठिन भाषा है, जिसे आप आसानी पूर्वक अध्ययन करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। देव भाषा भी कहा जाता है इसे। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से विक्रमशिला वर्षों से गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पुरातात्विक खनन से विक्रमशिला के प्राय सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। यहाँ 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए हैं, जो अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो ज़मीन में जिद्दोजहद हो गए थे, ज़मीन में धंस गए थे, इस तरह से कहिए उसके अवशेष मिले हैं। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अब लोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। सॉरी दोस्तों, पद्म पानी एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई है। एक सील का सत्यापन वीरब्रज से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं हैं, बढ़ती जा रही है। 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक जहां रह रहे हों, उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही अतिशयोक्ति होगी दोस्तों। वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं यहाँ कह रहा है कि कई दृष्टिकोण से विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। और इसके बाद 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया। जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय का बख्तियार खिलजी ने सर्वनाश कर दिया, इस प्रकार से 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण इसका भी सर्वनाश हो गया। भ्रमवश किला समझे जाने के कारण ही इसका ये हस्र हुआ। तबाकत ए नासरी नामक ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है। आपको जब कभी बच्चों, दोस्तों मौका मिले शैक्षणिक परिभ्रमण करने का, तो ज़रूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका स्वागत करेगी। वहाँ आइए और ज़रूर अपने बिहार के सोए हुए गौरव अतीत को देखिए और कुछ वहाँ से शिक्षा ग्रहण कीजिए। पाठ्य पुस्तक में आए हुए कुछ शब्दार्थ हैं। अस्मिता, जिसका मतलब है इज्जत, प्रतिष्ठा, अभेद्य, जिसे भेदा न जा सके। कवच कुंडल कर्ण को मिला था, जो शारीरिक सुरक्षा हेतु पहनी जाने वाली चीज। अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। अतीत यानी प्राचीन काल की बात, बीता हुआ समय। महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट, उपयोगी। इस तरह से आप शब्दार्थ को जरूर याद करें। महत्वपूर्ण, उपयोगी, अतीत, इम्पोर्टेंट। सानिध्य मतलब नज़दीक, निकट। सरीखे मतलब समान। योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन, देन। प्रसिद्ध मतलब फेमस, लोकप्रिय। विक्रमपूर्ण मतलब साहसपूर्ण, विक्रमपूर्ण। शील, चरित्र, कैरेक्टर। किंवदंती, कहा जाता है। विहार माने भ्रमण करना। आविर्भाव, उदय, जन्म। प्रांगण यानी आंगन, समक्ष, सामने। इन फ्रंट ऑफ, समृद्ध, संपन्न। विशाल, बहुत बड़ा। पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई अभिलेख। और साथ ही दोस्तों, समृद्ध मतलब समझ गए आप, विशाल भी बता दिया मैंने, पांडुलिपि भी बता दिया। म्यूजियम माने संग्रहालय। उत्कृष्ट मतलब उत्तम, कोटि का। इसके साथ ही प्रश्नोत्तर भी हैं इसमें। इससे पहले कुछ और शब्दार्थ हैं। सानी मतलब तुलना। आकांक्षी मतलब अभिलाषी, इच्छुक। नवागत माने नया, आया हुआ। पुत्रवत माने पुत्र की तरह। गुमनाम, छिपे रहना। सुर्खी, चर्चा। खनन माने खुदाई। इस प्रकार से कुछ और हैं
जिसको देख लीजिए। सुर्खी मतलब चर्चा, खनन मतलब खुदाई, चैत्य मतलब भवन, चैत्य, और पारमिता मतलब सीमा, सीमा, हद। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। प्रश्न उत्तर का अभ्यास कीजिए दोस्तों। थैंक यू।